जिस खबर से आगाज़ करेंगे वो कुलभूषण यादव का मामला है जो आलमी अदालत इंसाफ में भारत ले गया है। और जो है पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण आलमी अदालत भारत कुछ नहीं दे सकती। ये भी कहा गया जी कि वियना कन्वेंशन जासूसों और दहशतगर्दों के लिए नहीं है, कौंसल रसाई भी नहीं दी जा सकती। वकला ने कहा है भारतीय नुमाइंदों के पसीने छूट गए और फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। सबसे पहले तो आलमी कोई आदमी आज तक आलमी अदालत में अपने दहशतगर्द के सरगना को छुड़ाने के लिए नहीं गया। तो ये तो दीदा दिलेरी है ना। ये देखिए, दीदा दिलेरी के अलावा इसमें इसमें बड़ा खतरा एक है। देखिए, ये ज़रूर है कि हुकूमत वक्त से हिंदुस्तान ने अंदर खाने बात की होगी कुलभूषण यादव, ये हो ही नहीं सकता कि ना की हो। भाई वो उधर वो जंदाल पहुंच गया मरी में और मीडिया को पता चल गया तो इसलिए न्यूज़ ब्रेक हुई। और फिर शरीफ खानदान कहता है ये तो हमारा ज़ाती दोस्त है। ज़ाती दोस्त है तो जाके यूरोप में इन लोगों के साथ सैर करो आप। इधर वो आता है और फिर ट्वीट करता है कि पाकिस्तान फौज जो है वो तो नहीं चाहती हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, और वो ये कर रही है वो कर दहशतगर्दों की पनाह दे रही है, जो डॉन लीग में लिखा हुआ है। और फिर हम कहते हैं कि डॉन लीग कुछ भी नहीं है। चले, ये एक अलग बहस है। तो ये हो नहीं सकता कि भारत ने अंदर से हमसे बात ना की हो और ये ना हो कि ये उसको एक एस्केप रूट दे दिया जाए कि जी ना हम मुलव्वस हो ना आप हो तो हमें कोई तीसरा फरीक कहे कि ये बेगुनाह है। बड़ा खतरा तो टला नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, बैन अवी अदालत जो है हेग में, उन्होंने इसके हक में फैसला दे दिया तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये एक डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेटबैक होगा। हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। और अगर उन हुकूमत पाकिस्तान ने जमात अली शाह साहब का रवैया रवा रखा जो इंडस बेसिन में हुकूमत की नालायकी थी और उनको सारा कुछ दे के तो वो बाहर चला गया और मंजर आम को बाद में पता चला कि ये क्या करके चला गया, तो ये ना हो। तो बेटी साहब, होता नहीं आया कि ताकतवर के लिए कानून जो है आलमी सतह पे भी यही है। आपके इल्म में अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, दीगर जो फॉर्म्स है क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो कमज़ोर है उसकी नहीं सुनी जाती, ताकतवर की सुनी जाती है। देखिए, ये बात बिल्कुल बजा है आपकी, लेकिन मेरा इशारा किसी और तरफ है। एक तो ये कि ताकतवर की सुनी जाती है, पैसे वाले लोग की सुनी जाती है। अमेरिका का फौजी जो है उसको आप इंटरनेशनल इसी पस मंजर में फैसला हक में आ जाए भारत के। नहीं, देखिए ना, जो आपने ताकत की बात की है, अमेरिका ने अपने अफवाज को इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल से उसको इस्तिस्ना दिया हुआ है। आपको पता है ये बात? ये कितनी मतलब मज़ा का खेज बात है। मेरा इशारा ये है कि मेरा इशारा बार भाई ये है कि कहीं ये ना हो कि ये अंदर खाने जो इनकी हिडन डिप्लोमेसी है या ताल्लुकात है हिंदुस्तान के साथ, ये तो जाहिर बात है ना कि वो उसको फांसी तो दी है अफवाज पाकिस्तान ने, उसको चला के उसको कोर्ट मार्शल करके हुकूमत को तौसीक कर देनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं की? बोला भी नहीं है, कोई बोला भी नहीं है। और बीच में एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा या जो अफवाज पाकिस्तान एक जो है वो सामने आ गया। ठीक है, अगर हेग में हमने अपना केस सही ना लड़ा और खुदा न खास्ता हेग ने इसको कहा, इसके फेवर में अगर दे दिया फैसला, तो पाकिस्तान की वो सारा क्लेम जिसमें वो हिंदुस्तान को मुलव्वस कर रहा है रियासती दहशतगर्दी में, जो कि सच बात है, और हिंदुस्तान की जो सरकारी पॉलिसी है अजीत डोवल की और मोदी की और सारों की, उनका इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो भी, तो ये हमारा सारा स्टांस कहाँ जाएगा? साहब, हमें पहले आपस में नहीं मामला तय करने चाहिए। हमारी जो हुकूमत है, हमारी सियासी और इसकी क़यादत है, वो मिल बैठे और तय कर ले कि जनाब क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए है? वो जो रखे ना एजेंडा कुलभूषण यादव का। देखिए, अमेरिका ने अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कदगन लगानी होती है, एक सेनेटर उठता है, वो एक करारदाद पेश करता है यूएस सेनेट में, उसको कहते हैं ये प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आ गई, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमारा कानून बन गया है। भाई, आप नेशनल सिक्योरिटी का इजलास करें, उसमें इस फैसले की तौसीक करें, इसके फैसले की तौसीक करें अगर आप सच्चे हैं। तो मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है उनके ऊपर उन्होंने एक बंदा क्रिमिनल पकड़ा हुआ है दुश्मन मुल्क का, जो रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है पाकिस्तान में, उसको उन्होंने बजा तौर पर सजा दी है, तो सिविल हुकूमत क्या कर रही है? अच्छा, ये इंतजार कर रही थी कि हेग में केस चला जाए। यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर कुलभूषण यादव का मामला कहीं ना कहीं, जैसे भी जिस बात पर आप इशारा कर रहे हैं, मामला तय पा गया है,
तो ये हमारी सियासी और अस्करी के दरमियान एक और वजह तनाज़ा बन सकता है। देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसका मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा है। वो इंडिया की जो सफारतकारी है वो भी ज़्यादा है, स्टेट ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बड़ा मुल्क है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। लेकिन उसमें ज़्यादा नालायकी हमारी है। भाई यहाँ पे लोग शोर मचा मचा के तंग आ गए, हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। एक तरफ खून बह रहा है, LFC गर्म है, चमन बॉर्डर पे फायर हो रहा है, तोरखाम में फायरिंग हो रही है, हमें वो अपना बॉर्डर अंदर से सिक्योर नहीं करने दे रहे, हमें सेंसेस नहीं करने दे रहे, और वज़ीर आज़म साहब की गर्मजोशी है और पर्सनल ताल्लुकात हैं। यानी एक अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जवाब का जो फैसला आया उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो फौज की जानिब जिस तरह सोशल मीडिया में एक मुहिम बर्पा की गई, जिस तरह मुख्तलिफ सतहों पर बातें की गई, उसके नतीजे में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ने जन्म लिया। अगर कलभूषण का मामला भी भारत की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो जाएगा तो एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान पर उंगलियां उठेंगी, एक बार फिर उनको हदफ बनाया जाएगा। जी, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया में ISI और अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं दुनिया की, कि जनाब इनके हक़ानी नेटवर्क है, मसूद अज़हर है, ये हो गया वो हो गया। और भाई पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से इफ़ेक्टेड मुल्क है, और अगर कोई तालिबान में से कोई आदमी टूट के आपके पास आ जाता है तो ये आपकी कामयाबी है ना। अगर एहसानुल्लाह एहसान आपके पास, आपकी कामयाबी है। लेकिन अगर हुकूमत ये पॉलिसी खुद परपेचुएट करे और इसको हवा दे और तकवीत दे कि हाँ मैंने डॉन लीग जो की थी वो ठीक, तो कह नहीं रहे कि डॉन लीग को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, असल में वो इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई आप डॉन लीग है क्या? डॉन लीग सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान फौज के रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, जो अमेरिका कहता है वो उन्होंने वो कहा कि जी ये ठीक है, ये बिल्कुल प्रूव हुआ है, और वजीर आजम हाउस से इंस्ट्रक्शन आई है कि भाई इसको आप रिलीज करें खबर को। अच्छा ब्रिटिश साहब, जो हालात हैं हमें खुश होने की बजाय ठीक बात है कि जनाब CPAC के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो भी दुरुस्त बात है, मगर मामलात एक और तरफ भी जा रहे हैं। अमेरिका की कौमी सलामती के जो मुशीर है उनका एक बयान आया बड़ा खौफनाक कि नई पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पर उसको लागू किया जाएगा। पॉलिसी का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इंतज़ामिया हज़ारों इजाफी फ़ौजियों को अफगानिस्तान रवाना कर रही है। मामले का जो तशवीशनाक पहलू ये कि पहले अफगान पॉलिसी कहलाती थी, अब ये पाकिस्तान और अफगान पॉलिसी। हाँ, आपने इसको बहुत सही आइडेंटिफाई किया। देखिए ये आज की बात नहीं है, पहले भी वो एफ पाक पॉलिसी कहते हैं इसको। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने आज तक ये एतराज़ नहीं किया कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हमें आप क्यों इसके साथ आप टो चेन किस चक्कर में कर रहे हैं। भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी है कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर से CPAC जा रहा है, अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर है, अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान जैसी अफवाज है, अफगानिस्तान के मईशत, अफगानिस्तान के पास ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास वो पार्लियामेंट है जो हमारे पास है। क्या बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान इस पर एतराज़ क्यों नहीं कर रहा? मैं आपके चैनल के वसादत से और वो लोग जो मुझे एग्री करते हैं उनकी तरफ से ये मैं डिमांड करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ये सरकारी तौर पे मामला उठाए अब अमेरिका के साथ कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम किसी के साथ कोएक्स नहीं होते। ये एफ पाक पॉलिसी कोई चीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान की पॉलिसी करें और अफगानिस्तान की पॉलिसी करें, और उनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कमिश्नर है उसके साथ बैठने से आप इनकार करें, और ऐसी किसी भी मीटिंग में जाने से इनकार करें जो कहें कि दोनों मुल्कों की पॉलिसी है। हमें इतनी जरूरत है, आप जरूरत पैदा करनी पड़ेगी ना जी। हमें आगे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ने क्या दिया है, खुशामदी पॉलिसी ने हमें क्या दिया है? हमने अपने मुंह पे थप्पड़ मुरा दी, दूसरी चीज आगे कर दी। हमारा तो ये इंप्रेशन है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, हिंदुस्तान जो मर्जी है करता रहे। अगर अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हमारा इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। हमारा तो ये भी इंप्रेशन है। बात ये है जनाब के वजीर आजम साहब के कान पे जूं नहीं रेंगती कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। उनको ये पता नहीं है कि दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यकसर तब्दील हो गया है। दुनिया का जो ताकत का तवाज़न है वो नई सतूर पे कायम हो रहा है। चीनी जो है वो जाग उठे हैं, गिरा ख्वाब चीनी भी वो इकबाल नहीं कहता जी। तो अब देखें जिनपिंग ने क्या तकरीर की है CPAC की। उसने कहा है कि मैं दुनिया के जो इख्तलाफात हैं सियासी और मुआशी जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको मैं ये जो मैं वन रोड वन बेल्ट है जो मैं लिंकेज कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी है, इससे मैं हल करूँगा। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है।
और मैं आपको ये तारीख के थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। असल में इसकी इब्तिदा जो है ना चंगेज़ खान के वक्त हुई, ये ओल्ड सिल्क रूट है, उसने कहा कि ये मैं रूट करके ये मिलाऊंगा, दुनिया की जो इकानमी है उसके ऊपर चलाऊंगा, कैरवान चलेंगे, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो चीन तो उसके बाद जब मिंग डायनेस्टी आई तो उन्होंने कहा कि जी ये एक हमारा एक ऐसी रियासत है जिसको वो प्रोटेक्टेड सेंट्रल स्टेट कहते थे, कि उन्होंने एक ज़माने में चीन ने अपनी जितनी बहुत बड़ी नेवल पावर थी सारी कश्तियां जला दी कि हम ना कहीं जाए ना कोई इधर आए। तो ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है जो है चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद। और ये अच्छा, चीन एक वाहिद मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा सरप्लस पैसे और जिसका जो है बजट डेफिसिट कोई भी नहीं है। दूसरे मुल्कों ने उनके कर्जे देने और बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। आज मैं आपको 50 की दिहाई में और 60 में ले जाता हूँ। उस वक़्त ये था जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो जो चीज़ उठाओ अमेरिका और बरतानिया की बनी होती थी, बाद में जापान की बनी होती थी। यानी कि बिजली का बटन है, मोटर कार है, फ्रिज है, स्कूटर है, कोई चीज़ है, यूरोप अमेरिका, यूरोप करते थे कि जापानी। और अब जो चीज़ उठाओ दुनिया में, ये नहीं कि यहाँ पाकिस्तान, वो चीन की बनी हुई है। सो दैट इज द स्केल ऑफ इकोनॉमी एंड इफेक्टिविटी ऑफ चाइना एज अ स्टेट अक्रॉस द ग्लोब। ये कोई मजाक की बात नहीं है। चाइना जो इतना एक्सर्ट कर रहा है और उसने सारे मुल्कों जमा किया और एक कनेक्टिविटी का ये उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे बलट साहब बताएं कि क्या हम सी पैक से फ़ायदा उठाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हमारी जो तारीख है वो इस बात की गवाही देती है कि हमने मौक़ों से फ़ायदा उठाया। हमसे मुराद बतौर कौम हुक्मरान तबके ने तो फ़ायदा उठाया, क्या कौम ने, मुल्क को, मिल्लत ने फ़ायदा उठाया? देखिए, पहले तो बात यह है कि हमें अपने लिफाफे से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा जो कल्चर है ना जी, वो दूसरे कल्चरों को एक्सेप्ट करे। पहले तो बात ये, इस्लाम का हम जो है लिबाता ओढ़ के तो दुनिया को रिजेक्ट करते हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने कहा है कि आप दुनिया की तस्खीर करो, कायनात को तस्खीर करो, सीरो फिल अर्द, दुनिया की सैर करो, देखो क्या मामला हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। यानी कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर उन्होंने रिकमेंड किया है इस्लामी दुनिया को जिसकी कोई याद नहीं है। और हम जो है यहाँ मौलवी तकरीर कर रहे होते हैं क्रिकेट खेलना हराम है, जराब पहन के आप जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते। हम तो अब तक तस्वीर हराम कहते थे, अब हमने रुजू की है। हमसे मुराद हमारा जो मजहबी था। तो इसलिए ये इसका फ़ायदा ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। अब कितना फ़ायदा हम उठाते हैं और कितना फ़ायदा हम गेयर अप होते हैं उसको करने से। ये तो लीडरशिप उठाती है ना। देखिए, ये तो लीडरशिप उठाती है, जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद है वो फ़ायदे उठाती है कौम के लिए, अपने लिए नहीं, कौम के लिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो नाजुल बलागा में फरमाते हैं कि दो किस्म की तकदीर होती है। एक तकदीर मुतलक होती है कि आपने कहाँ पैदा होना, आपके पेरेंट्स कौन से, और रूह आपकी जब बनती है, किस शहर में आपने रहना है, कहाँ आपने मरना है, आपकी पेडिग्री क्या होगी। और एक तकदीर मुअल्लक होती है जो आपकी पैदाइश और आपकी मौत के दरमियान, वो तकदीर जो है आपकी एक्टिविटी और प्रोग्रेस जो आप हासिल करना चाहते हैं, ज़माने को भाग के पकड़ना चाहते हैं। वो अल्लामा इकबाल कहता है ना, गुलजारे हस्त बूद न बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख, आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ये नापायेदार देख। कि ये जो ये एक शरर जो होता है ना, जो चिंगारी होती है एकदम ब्राइट होती है फिर बुझ जाती है। वो कहता है आप इतना कम टाइम है आपके पास कि इसमें कुछ हासिल कर लो इससे पहले कि दम दे न जाए हस्ती ये नापायेदार देख। तो मतलब ये है कि हमें इस मौके से जो आया है हमारे पास, उससे कितना फ़ायदा हम उठाएंगे ये तो देखने की बात है। आर वी गेयर्ड अप टू डू दैट। लेकिन एक बात है कि फिजिकली ज्योग्राफिकली सड़क तो इधर बनेगी, इन्वेस्टमेंट तो इधर होगी, मटेरियल तो उसमें खर्च होगा। अब उसके अंदर जो इकोनॉमी का जगरनॉट जो है वो बर्पा होगा, उससे हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। मामला है ना कि दो किस्म की प्रायोरिटीज हैं, एक है जाती और ग्रोही प्रायोरिटीज, एक है मुल्क और मिल्लत की प्रायोरिटीज। हमारी इस हवाले से कुछ ताबनाक तारीख नहीं है। हमारा जो अशराफिया आई है उसने अपनी जेबें भरी हैं, उसने नहीं फ़ायदा उठाया। अफगान वार की मिसाल है आपके पास सामने, 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद आपकी मिसालें, अब एक नया मौका आया हमारे सामने। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है ना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जो कुछ हमने इस मुल्क के लिए किया, दस्तूर साज असम्बली बैठी, उन्होंने दस्तूर बनाए, कोई नहीं कि दस्तूर हम बना देंगे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमने 50s में
लियाकत अली खान की शहादत के बाद वो नेहरू कहता था ना कि जी मैंने इतने पजामे नहीं बदले जितने पाकिस्तान लीडर बदली कर रहे हैं, और ऐसे ही हुआ। वो ऐसे ही हुआ। उन्होंने यानी कि हमने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन हर किस्म के आदमी ने अपनी की, एक्सट्रीमिज़म आ गया। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत वक्त ने और पिछली चंद हुकूमतों ने सबसे बड़ा जुल्म जो इस मुल्क के साथ किया है वो ये है कि सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी को रिफॉर्म करते तो लोग डंडे मार मार सोसाइटी पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सबसे दुनिया में जो बेहतरीन काम है वो ये है कि अपने लोगों पर सरमायाकारी की जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये कल्चर परवान नहीं चढ़ सकता। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे, यहाँ मुख्तसर ब्रेक।